आज हम लोग हिंदी व्याकरण की समझ को पैदा करेंगे इस वीडियो में कि व्याकरण में किन किन मूल तत्वों को, मूल बिंदुओं को जानने से हम हिंदी के बारे में हमारी जो समझ होगी वो मजबूत होगी, हमारी समझ विकसित होगी। तो हिंदी के मूल रूप से कई उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं उस जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी की एकदम बुनियादी स्तर से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ध्वनि, सबसे पहले अगर देखें तो ध्वनि भाषा के वो मूल स्वर बिंदु को कहते हैं जो भाषा के आधारशिला है। वह जो वाक्तंत्रियों द्वारा जो हमारा स्वर निकलता है तो भाषा के एक आधारशिला माना जाता है ध्वनि। हम ध्वनि के माध्यम से ही भाषा का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आते हैं तो इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ण या अक्षर। तो इसके बाद पाते हैं वर्ण। वर्ण उसको कहते हैं कि जिसका खंड या टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं उसको वर्ण कहते हैं। तो वर्ण और इसका दूसरा इसको अक्षर भी कहते हैं, वर्ण या अक्षर। पर वर्ण और अक्षर में बहुत बारीकी से अंतर पाते हैं। वर्ण जैसे ये क, ख, ग, घ, अंग, ये सब वर्ण है, इसको वर्ण कहते हैं। लेकिन क में कई बार क में अ छुपा हुआ है, क हलंत जोड़ अ, इस प्रकार से। लेकिन अगर हमने इस प्रकार से लिखा क म लमे कर ला, कमला, तो इसको अगर विस्तृत करेंगे तो क जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ जोड़ ल जोड़ आ। तो इसको इस तरह से अक्षर को हम अक्षर कह सकते हैं। और ये वर्ण जिसको हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं पर इसमें छिपा रहता है तो उसको अक्षर कहते हैं। आइए देखते हैं कि वर्ण, अब हमारे वर्ण जो है हिंदी में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्वर वर्ण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वर वर्ण की परिभाषा जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण की मूल संख्या वो 11 है। और वो कौन कौन से वो देखते हैं। तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या स्वर वर्ण की संख्या 11 है। आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें दो स्वर आपने नहीं लिखा, दो एक्चुअली वो अनुस्वार और विसर्ग है। तो अनुस्वार और विसर्ग न स्वर में आता है न व्यंजन में आता है। पर ये अ के साथ उसको ये अनुस्वार और विसर्ग अयोग्या उसको न स्वर में आता है न विसर्ग में आता है। तो इसलिए इसको कहाँ रखा जाए, तो इसको अ के ऊपर रखा जाता है और समय आने पर उसका उपयोग हिंदी में या संस्कृत में करते हैं। तो ये स्वर में नहीं गिने जाते हैं, स्वर में एक्चुअली 11 गिने जाते हैं। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण मूलतः 33 वर्ण होते हैं। उसके सहायक और भी होते हैं, संयुक्त और जुड़ते हैं, लेकिन मूलतः जिस प्रकार से स्वर को हम लोगों ने देखा कि 11, उसी तरह से वो 33 होते हैं। तो ये स्वर्ण, इनकी परिभाषा है कि स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इनकी संख्या देखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ,
छ ज झ ञ ट ठ ड ढ मूर्धन्य त थ द ध दंतना प ह ब भ म य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह। और इसमें देख रहे हैं कि 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये व्यंजन वर्ग की मूल संख्या है। और आप कहेंगे कि अक्षर तर और ज्ञ ये एक्चुअली इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं, ये मिला हुआ है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये हम लोगों ने व्यंजन वर्ण को जो स्वर वर्ण की सहायता से बोलते हैं या लिखते हैं तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब इसमें ये 5, 10, 15, 20, 25 इसका एक दूसरा नाम है, इसका नाम है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ एक पाएंगे य र ल व, तो इसका नाम है इसका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और ये जो है इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब होता है गर्माहट, जो रगड़न से ध्वनि उत्पन्न होती है जिनको उच्चारण करने में उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिसमें स्पर्श न होता हो, हकार से ध्वनि होती है, उसमें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये हम लोगों ने ये देखें। और ये है संयुक्त व्यंजन। अब इसको देखते हैं कि इसका हम लोग उच्चारण देखते हैं। तो उच्चारण में पाते हैं, इसका अब हम दूसरा नाम देते हैं कि इसमें इसको पहला वाले को कवर्ग कहते हैं। ये क का वर्ग है, इसको ये पांचों को कवर्ग कहते हैं। अगर पूछा जाए कि कवर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है तो ग है। अगर कहा जाए कवर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है तो अंग है। कवर्ग का पहला वर्ण क्या है तो क है। इस प्रकार से इसको कवर्ग कहते हैं, क का वर्ग है। और इसको कहते हैं चवर्ग, च का वर्ग है। और इसको कहते हैं टवर्ग, ट का वर्ग है। और इसको कहते हैं तवर्ग, त का वर्ग है। और इसको कहते हैं पवर्ग, प का वर्ग है। अब इसमें इस स्पर्श व्यंजन का कवर्ग का उच्चारण स्थान, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जब उच्चारण करते समय वाक्तंत्रियों द्वारा ध्वनि जब जिह्वा कंठ से टकराती है और वाक्तंत्रियों द्वारा वायु का प्रक्षेप होता है तो ये क, ख, ग, घ का अंग एक कवर्ग की श्रेणी में आता है, तो इसे कवर्ग कहते हैं, कंठ कहते हैं। और जब इसको उच्चारण करते हैं तो इन वर्णों को हम लोग कंठय भी लिखते हैं। अब इसका उच्चारण स्थान च, छ, ज, झ, ये चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। और टवर्ग का उच्चारण स्थान हमारे सब वाक्तंत्रियों में ही सब संभव है। जैसे हारमोनियम में बहुत सारे 24 को रीड होते हैं और हर रीडों में अलग अलग उसमें स्वर होते हैं,
ठीक उसी प्रकार से हमारे वाक्तंत्रियों में जिस तरह से वायु का प्रक्षेप उसका दबाव पड़ता है, उस तरीके से वो आवाज यहाँ से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती है। तो उसको हम लोगों ने इसको लिपिबद्ध किए हैं भाषा में, और इसको वर्णों में उस तरह से वर्ण कहे जाते हैं। तो टवर का ट, ठ, ड, ढ इसको मूर्धन्य कहते हैं, इसलिए इसका उच्चारण इसको आसानी से याद होगा मूर्धा। इसको समझ में आया कि ये मूर्धा उच्चारण स्थान है। और तवर का त, थ, द, ध और दंत न इसको कहते हैं। इसको पढ़ने में अगर इस तरह से इस्तेमाल करें तो उच्चारण स्थान आपने समझ में आएगा। इसको दंत न कहते हैं, तो ये उच्चारण इसका दंत होता है। और प, फ, ब, भ, म कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओष्ठ है। अब ये पांचों का हम लोगों ने उच्चारण स्थान देखा, पर अगर अलग से ये कहा जाए कि ये पांचों में इनके पांचों वर्ण का अगर उच्चारण स्थान कहा जाए तो इनका उच्चारण स्थान नासिका। अलग से पूछा जाए तो अगर वर्ग में अगर पूछा जाए तो वो कंठ में ही आता है और तालु में ही, मूर्धा में ही। लेकिन इसका अलग से इसको नासिका उच्चारण, इसका वायु प्रक्षेप जब होता है तो इसमें नाक का भी सहायता की जरूरत पड़ती है। इसलिए इनका जो पांचों का उच्चारण है वो नासिका है, नाक के सहारा के द्वारा होता है। इसका जब हम लोग शब्द बनाते हैं कहीं तो आप देखेंगे कि यहाँ आप देखते हैं कंठ ही है, कंठ लिखा हुआ। तो कंठ को कई बार लोग इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन शास्त्रानुसार आजकल धड़ल्ले से आधुनिक में अनुस्वार में बदला हुआ चलता है। लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो ये सबसे सटीक माना जाता है। जो संस्कृत के अनुसार देखेंगे तो ये कंठ जो है उसी वर्ण के जब संयुक्त होता है तो उसी वर्ण के पांचों वर्ण के साथ संयुक्त होगा। तो ये ठ है, तो ठ का पांचवा वर्ण क्या है? तो मूर्धन्य है, तो मूर्धन्यों के साथ संयुक्त होता है। अब यहाँ जैसे हम देख पूर्णांक लिखते हैं, पूर्णांक लिखते हैं तो कई बार अनुस्वार दे के लिखते हैं, लेकिन जब इसको पंचमा अक्षर के रूप में अगर देखा जाए तो ये उसी वर्ग के जिसके साथ संयुक्त होता है उसी वर्ग के पांचवा वर्ण के साथ उसका संयुक्त होता है। अब जैसे यहाँ हम लोगों ने दंत लिखे, तो दंत लिखे तो का ही पांचवा वर्ण न है, तो उसी वर्ण के साथ संयुक्त होता है। तो ये हम लोगों ने ये पांचों वर्ण को इसको इसलिए इन पांचों का एक नाम है पंचमाक्षर। यहाँ भी आपने देखा कि जहाँ संयुक्त है च है तो उसी पहला वर्ग के सब पांचों वर्ण के साथ वो संयुक्त हुआ। हालांकि अनुस्वार देके भी लिखते हैं आधुनिक में, पर ये पांचों अक्षर का यही है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग देखेंगे तो य का उच्चारण स्थान देखेंगे तो तालु है, और र का स्थान मूर्धा है, और ल का उच्चारण स्थान दंत है। और यहाँ एक आप देखेंगे कि अपवाद ये वाकई कंपटीशन में ये पूछा गया है, वह का स्थान ये दो से है, दंतोष्ट, दंत और ओष्ठ दो उच्चारण स्थान जो है वह का उच्चारण से दंत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है। अब आगे देखेंगे ये अंतस्थ हुआ तो उस व्यंजन में जैसा कि नाम से ही कई बार हम लोग पढ़ते हैं तो वर्णों को सीधे सीधे पढ़ते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि किसके बारे में पढ़ें।
स 3 बार अगर बोलते हैं तो ये पढ़ना गलत है। अगर हम उस रूप में पढ़ेंगे तो ये उच्चारण में बहुत जगह आपको सहायक मिलेगा। अगर हमने ये ऐसा पढ़ा कि जैसे प फ ब भ म य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंत स, अगर इस रूप में अगर पढ़ते हैं तो आपका बहुत आसान होगा आगे नहीं। इसलिए इसको तालव्य से पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण स्थान तालु है, जिसको तालव्य कहते हैं। तालु नाम से ही स्पष्ट होता है। तालव्य से मूर्धन्य स, अगर हम उस रूप में पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धन्य स का उच्चारण है। और इसको उसी रूप में अगर बोलेंगे तो दंत स का उच्चारण स्थान दंत है। आसान हो गया। और ह जो है ये ओष्ठ होता है, ओष्ठ उच्चारण स्थान। तो ये हम लोगों ने देखा। और संयुक्त का उच्चारण स्थान उसमें बहुत सारे मिले हुए हैं, तो उसका परीक्षा में पूछे नहीं जाते। अब जब उसको तोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे और उस तरह से सेट कर सकते हैं। हालांकि मैं तोड़ के दिखा देता हूँ। अक्षर जो है क हलंत जोड़ तालव्य स जोड़ अ मिलके अच्छा बना हुआ है। आप त्र को देखेंगे तो त र हलंत जोड़ अ मिलके त्र बना हुआ है। अब ज्ञ को देखेंगे तो ज्ञ में ज हलंत जोड़ य मिला हुआ है। तो इस तरह से ये संयुक्त वर्ण है। तो आगे फिर देखते हैं कि कई वर्णों में जो मात्राएं होती है, जैसे हरस कहते हैं जिसको हरस, और दीर्घ, ऐसे वर्णों को उच्चारण करने में जिनका कम समय लगता है, आसानी से हम उच्चारण कर सकते हैं, तो उसको हरस्व कहते हैं। और जिसमें हरस्व का दुगुना लगता है उसको दीर्घ कहते हैं। तो हरस्व के लिए जैसे अ, और इसके लिए आ, दीर्घ में आ हो गया, उसका ठीक दुगुना होता है। अब इसमें आगे जाते हैं तो हर्षाई पाते हैं और इसमें पाते हैं दीर्घई। अब उसमें पाते हैं हरस में हर्षौ और इसमें पाते हैं दीर्घौ। तो इस तरह से हरस्व जिसमें कम समय लगता है। अब उसके बाद ए, ऐ, ओ ये सब दीर्घ ही है। तो ये समझने की बात है, जिसमें कम समय लगता है उसको हरस्व कहते हैं, जिसको ज़्यादा समय लगता है उसको दीर्घ कहते हैं। तो हम लोगों ने कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण और वर्णों के उच्चारण स्थान को सीखा। अब थोड़ा मात्राएं देख लेते हैं। तो जो हिंदी के मात्राएं हैं जिसमें हम बुनियादी चीज़ों को सीखते हैं, एक मात्रा होता है छंद शास्त्र में, पर उसकी बात मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये इसमें जैसे देख रहे हैं जो हरस्व और दीर्घ में, तो आकारांत जो आ के चिन्ह में देखते हैं, हर्षिकार देखते हैं, दीर्घिकार देखते हैं, हर्षुकार देखते हैं, दीर्घुकार देखते हैं, एकार देखते हैं, ऐकार देखते हैं। जो मात्राएं हैं औकार है, औकार है, और अनुस्वार और विसर्ग, और एक री भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आकारांत जो है वो आस का ये प्रतीक है। जहाँ ये होता है वहाँ आ होता है। और हर्षिकार जो है वो हर्षय में बदलता है, विशेषकर संधि विच्छेद करते समय। और दीर्घिकार दीर्घय में बदलता है जो अपने। और हर्षौकार हर्षौ का प्रतीक है, और जो 12 खड़ी में हम लोगों ने देखा है बुनियादी में। और दीर्घोकार दीर्घौ
और एकार ए और ऐकार इस तरह से औकार सॉरी औ तो और री, तो इस तरह से इसको इस रूप में बदलता है। तो कहाँ कैसे बदलता है इसको कई बार देख, एक उदाहरण देख के बताते हैं कि कैसे, ऐसे सारे का उदाहरण हो सकते हैं पर एक उदाहरण देते हैं। मान लो एक संधि विच्छेद के तौर पर तब सीख पाएंगे कि जैसे उदाहरण ये भानुदय, भानुदय, भानुदय शब्द आप परिचित देख रहे हैं। भानुदय मतलब सूर्योदय होता है, भानु माने सूर्य होता है। लेकिन जब एक साथ इसको संधि वाला समासिक संधिक शब्द में लिखते हैं तो ये दीर्घो होता है, दीर्घकार होता है। और जब अलग अलग लिखेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा भानु जोड़ उदय। तो ये कैसे हुआ, ये मात्रा को दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है पहले से कि हर्षौ और हर्षौ मिलके दीर्घौ होता है, और हर्षौ और दीर्घौ मिलके दीर्घ संधि में इस तरह से सीखेंगे, दीर्घौ होता है, और दीर्घौ और हर्षौ मिलके दीर्घौ होता है, और दीर्घौ और दीर्घौ मिलके दीर्घ होता है। तो इसको मैंने इसलिए यहाँ बताया कि इसमें ये मात्रा को कैसे ये बदलता है। तो उसके लिए अब यहाँ में भानुदय, यहाँ दीर्घ है, तो दीर्घ है, तो अगर पहले ये शब्द में अगर ह्रस्व लिख देते तो ये शब्द गलत होता, तब तोड़ नहीं पाते। पर इसमें दीर्घ है, तो दीर्घ है इसका मतलब है कि इसमें ह्रस्व और ह्रस्व मिल के दीर्घ बना है। जैसे हर्षुकार जोड़ हर्षुकार बराबर दीर्घोकार, तो इस प्रकार से हर्षुकार को हर्षौ में बदल जाता है।